नमस्ते, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह लेके हाजिर हूं बड़ी बहस। आज की बड़ी बहस करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत पर। उत्तर प्रदेश में अब शुरू हो चुका है असली रण का ट्रेलर, यानी पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और इस रणभूमि में सबसे पहले उतर चुकी है बीजेपी, जो हर बार की तरह इस बार भी फॉर्म में है, तैयार है और मोर्चे पर डटी हुई है। लेकिन इंडी गठबंधन में तकरार नजर आ रही है। जी हां, जिस गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में साथ चलने का वादा किया था, जिसने खुद को एकजुट विपक्ष कहकर सत्ता को चुनौती दी थी, उसका हाल आज टूटी हुई नाव जैसा है, जो किनारे से पहले ही डगमगाने लगी है। सपा और कांग्रेस एक समय एक मंच पर दिखे, लेकिन अब पंचायत चुनाव में ये दोनों दल अलग अलग राह पकड़ चुके हैं। 2027 में गठबंधन रहने वाली एकता पंचायत चुनाव आते ही बिखरने लगी है। पंचायत चुनाव में कांग्रेस अब अपना रास्ता खुद तय करेगी, सपा भी अपनी ताकत के बूते पर उतरने को तैयार है और बीजेपी की फुल प्रूफ तैयारी है और टारगेट बिल्कुल क्लियर है। ग्राम पंचायतों के परिसीमन से लेकर वार्ड निर्धारण तक हर लेवल पर कमल की रणनीति साफ दिख रही है। इधर तैयारी प्रशासन भी चुनाव की तैयारी में जुटा हुआ है। 28 से 30 जून के बीच पंचायतवार जनसंख्या का निर्धारण होगा। 4 से 8 जुलाई तक वार्डों पर आपत्तियां ली जाएंगी और बीजेपी इस पूरे प्रोसेस में एक भी मौका छोड़ना नहीं चाहती। तो वहीं इंडी गठबंधन के भीतर के टकराव ने साफ कर दिया है कि पंचायत चुनाव सिर्फ जमीनी मुद्दों की नहीं, बल्कि विश्वास और विश्वसनीयता की भी अग्नि परीक्षा बनने जा रहा है। कांग्रेस और सपा अगर अभी से बिखर रहे हैं तो 2027 में ये जनता का विश्वास कैसे जीतेंगे, सवाल ये भी है। जब गठबंधन पंचायत में साथ नहीं तो संसद में साथ कब तक साथ रहेंगे। इधर बीजेपी के रणनीतिकार हर जिले में खेमेबंदी कर चुके हैं। ग्रास रूट से लेकर बूथ तक की कमान संभाली जा चुकी है और विपक्ष अपनी अपनी राहों पर चल रहा है। आज की बड़ी बहस में हम पंचायत चुनाव पर ही चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आज के सवाल पर नजर डालते हैं जिन पर हम करेंगे बड़ी बहस। तो सपा कांग्रेस की ये दूरी 2027 के लिए क्या खतरे की घंटी है? चुनावी मंच का क्या केवल नारा रह गया है? पंचायत चुनाव के नतीजे 2027 के लिए ट्रेलर साबित होंगे। अलग चुनाव लड़ना गठबंधन की असलियत बता रहा है। ऐसे कई सवाल हैं जो आज हम अपनी इस चर्चा के दौरान पूछेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो गठबंधन अभी साथ नहीं है, वो 2027 विधानसभा चुनाव के दौरान क्या साथ रह पाएगा और क्या जनता विश्वास कर पाएगी सपा और कांग्रेस के इस गठबंधन पर, जिसके लिए अखिलेश यादव ने ऐलान भी कर दिया है कि 2027 का विधानसभा चुनाव वो यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ मिलकर लड़ेंगे। पंचायत चुनाव के नतीजे 2027 के लिए क्या एक ट्रेलर के तौर पर नजर आने वाले हैं? तो ऐसे ही कई सवालों से हम अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे। इन तमाम सवालों के जवाब भी जानने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले ये तमाम सवाल भी हम आपको बता रहे हैं जो आज की इस चर्चा में हम अपने मेहमानों से पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले पंचायत चुनावों का भी हम जिक्र करेंगे कि जिस तरह से बीजेपी को तो अपार समर्थन मिला, लेकिन स्थानीय स्तर पर जो स्वतंत्र उम्मीदवार थे उनकी भूमिका कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे आज के मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक एक करके उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। अतुल गहलोत हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी नेता के तौर पर। अतुल गहलोत जी, बहुत स्वागत है आपका। अतुल यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से। अतुल यादव जी, बहुत स्वागत है आपका। आज दो अतुल हमारे साथ रहने वाले हैं। महेंद्र प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। महेंद्र प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर अविनाश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। डॉक्टर अविनाश शर्मा जी, आपसे शुरुआत करूंगी, उसके बाद प्रवक्ताओं का रुख करूंगी, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक हैं आप और आपने इन चीजों को लेकर काफी ज्यादा एनालिसिस भी किया होगा। जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी 2026 के पंचायत चुनाव में अगर साथ नहीं लड़ रही है, तो सबसे पहले इसके पीछे का आप कारण क्या मानते हैं और आपको क्या लगता है अगर अभी साथ नहीं है तो 2027 विधानसभा चुनाव में अगर ये साथ होते हैं तो क्या जनता इन पर विश्वास कर पाएगी? देखिए अपूर्वा जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से ये जो अभी पंचायत चुनाव है, इसमें भारतीय जनता पार्टी डायरेक्टली अपने कोई भी कैंडिडेट खड़े नहीं करती है,
लेकिन निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ये जानना चाहती है कि गांव-गांव तक और बूथ-बूथ तक उसकी पकड़ कितनी है। जो भी भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक होते हैं, तो उनको चुनाव लड़ाने का एक प्रयास किया जाएगा। डायरेक्टली सिंबल तो कोई भी पार्टी नहीं देती है, क्योंकि पंचायत का चुनाव है। लेकिन क्योंकि पंचायत का चुनाव है और हर ग्राम में हर एक वोटर को एक कैप्चर करने की एक जो प्रक्रिया होती है, वो पंचायत चुनाव में है। तो निश्चित तौर पर सिंबल तो खैर इसमें भारतीय जनता पार्टी देती नहीं है किसी को भी। और रही बात आपने जो मेरे से सवाल किया, उसका जवाब मैं आपको ये देना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी की एक पुरानी लीडरशिप है, वो हमेशा से ये चाहती रही है कि एक युवा को, एक नए लोगों को एक मौका मिले जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से ताल्लुक रखता है। पहली बात। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो इंडी गठबंधन के जो अलायंस हैं, उन्होंने अखिलेश यादव जी ने अभी कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और ये बात बताने का प्रयास किया कि हम राहुल गांधी जी के साथ विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सीट शेयरिंग की उन्होंने कोई बात नहीं की। हालांकि पहले उनके दोनों के बीच में एक सीट शेयरिंग को लेके एक विवाद रहा। उस विवाद को अभी भी शायद वो विवाद ही है, जहां तक मेरा मानना है वो अभी भी विवाद है। सीट शेयरिंग को लेके बात नहीं हुई। हाँ, अखिलेश यादव जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बिल्कुल साफ किया कि कांग्रेस के साथ हम निश्चित तौर पर चुनाव लड़ेंगे। और क्योंकि अभी ये पंचायत का चुनाव है, क्योंकि पंचायत का चुनाव क्या होता है अपूर्वा जी, घर घर तक पहुंचने की एक सीढ़ी होती है। भारतीय जनता पार्टी एक नई लीडरशिप ढूंढना चाहती है, हो सकता है इसमें काफी युवाओं को, काफी भारतीय जनता पार्टी समर्थकों को मौका मिले। ठीक है, क्योंकि अविनाश जी आपने कहा कि बहुत अलग चुनाव होता है पंचायत चुनाव, क्योंकि अगर हम बाकी चुनावों की बात करें, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, ये एक तरह से काफी ज्यादा स्पष्ट होते हैं, ट्रांसपेरेंसी काफी ज्यादा होती है। लेकिन वहीं अगर हम पंचायत चुनाव की बात करें तो ये काफी ज्यादा पेचीदा भी होता है। अतुल गहलोत जी, सपा और कांग्रेस अलग अलग लड़ रही है, इस बिखराव का फायदा क्या बीजेपी को मिलने वाला है? लेकिन अगर विपक्ष के बिखराव की अगर हम बात करें तो क्या बीजेपी इस पर ज्यादा भरोसा कर सकती है? ये बीजेपी के लिए सही होगा कि अगर सपा और कांग्रेस अलग लड़ रही है तो इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा? अपूर्वा जी, आपने पिछले पंचायत चुनाव में देखा कि 75 जिला पंचायत अध्यक्षों में से भारतीय जनता पार्टी ने 67 जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के थे। और जो 5 जिला पंचायत अध्यक्ष, मात्र 5 जिला पंचायत अध्यक्ष समाजवादी पार्टी जीत पाई थी, एक आरएलडी जीत पाई थी, और जो 2 थे वो इंडिपेंडेंट थे। और मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बूथ पर लगा हुआ है। हमारी पार्टी का चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता 24 घंटे चुनाव के लिए तैयार रहता है। और हमारे अपूर्वा जी, हमने बूथ पर भी बूथ कमेटियां भी गठित कर रखी हैं, पन्ना प्रमुख भी गठित कर रखे हैं। हमारी बहुत अच्छी तैयारी है। और ये मैं समझता हूं कि जो पंचायत चुनाव है ये 2027 का फाइनल मान के चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अतुल जी, इसको उसी तरह से भी देखा जा रहा है। इस बार के पंचायत चुनाव को कहीं ना कहीं सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन अगर हम 2021 की बात करें तो देखिए, समाजवादी पार्टी को तब जो सीटें मिली थी वो 728 सीटें मिली थी और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी समाजवादी पार्टी। नहीं अपूर्वा जी, वो बात आप ठीक कह रहे हो। आप ये बताइए कि हमारे जो जिला पंचायत अध्यक्ष 75 में से 67 जीत जाने और 10 हमारे चुनाव से पहले ही निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष हो गए थे भारतीय जनता पार्टी के, तो एक बहुत बड़ी जीत है भारतीय जनता पार्टी की। और समाजवादी पार्टी उस समय 5 मात्र जिला पंचायत अध्यक्ष की सीटों पर कब्जा कर पाई थी। और हम पूरी तरह से, हमारे कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से अपूर्वा जी, हम इस पंचायत चुनाव को भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। ठीक है अतुल जी। अतुल यादव जी, बीजेपी पूरे कॉन्फिडेंट के साथ है, लेकिन अगर हम 2021 के आंकड़ों को देखें तो समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी थी पंचायत चुनाव में। लेकिन बीजेपी यहां समाजवादी पार्टी को अपना चैलेंजर मान ही नहीं पा रही है। इसके पीछे की वजह क्या है? बिखराव सपा और कांग्रेस के बीच में जो चल रहा है?
अपूर्वा सिंह जी, आपका चैनल प्रतिष्ठित है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हर जगह देखा जाता है और हम सब आपके चैनल पर एक चीज जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, सहमी हुई है। भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों की बात क्यों नहीं करती? उनके साथ ओम प्रकाश जी हैं, अनुप्रिया पटेल जी हैं, निषाद पार्टी के संजय निषाद जी हैं, अन्य भी हैं इनके साथ, और आरएलडी यानी कि जयंत चौधरी जी की पार्टी है। इनकी बातें करना क्यों भूल जाते हैं? ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बातें करने लग जाते हैं। और ये जो बैठे हुए हैं, क्या अपनी पार्टी की तरफ से आधिकारिक प्रवक्ता है? अगर आधिकारिक प्रवक्ता है तो घोषणा करें कि ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बातें करने से पहले सोचना चाहिए कि क्या बात कर रहे हैं, किस पार्टी के विषय में बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का जो जनाधार है गांवों तक है, और गांव कस्बों तक इतना बड़ा जनाधार है कि इन्हीं की सत्ता थी, बीजेपी की सत्ता थी, हमारे प्रधान ज्यादा थे, हमारे बीडीसी ज्यादा थे, हमारे जिला पंचायत ज्यादा थे। और अगर ये लोकतंत्र की हत्या करके, डरा धमका करके अगर इन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट हासिल भी कर ली थी, तो ये लोकतंत्र में डराने वाली ये भारतीय जनता पार्टी क्या बात करती है? उपचुनाव में आपने खुद देखा, और कैसे वोटर बढ़ाते हैं। क्या ये भारतीय चुनाव आयोग तो आज तो निष्पक्ष है ही नहीं। चुनाव आयोग पे उंगलियां उठती है, चाहे वो प्रदेश का प्रदेश का निर्वाचन हो, चाहे वो केंद्र का निर्वाचन हो। तो चुनाव आयोग को जब से उंगलियां उठने लग गई हैं, तो क्या निष्पक्ष चुनाव हो रहे? उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी, और रही बात कांग्रेस और हमारा, ये आपने ये चीज कहां से आ गई? आज इस डिबेट में मैं बैठा हुआ हूं, अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं। कभी भी पंचायत चुनाव जो होते हैं, पार्टी अपने दम पे लड़ती हैं। और रही बात कांग्रेस और हमारा विधानसभा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब बोल दिया कि कांग्रेस के साथ हमारा अटूट गठबंधन है, 2027 में मिलजुल के लड़ेंगे। हमारे जो भाजपा के साथी और एक जो राजनीतिक विश्लेषक तौर पे बैठे हुए थे, ये बताएं कि अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी को कितनी सीट दे रहे हैं, संजय निषाद जी की पार्टी को कितने टिकट दे रहे हैं, ओम प्रकाश जी की पार्टी को कितने टिकट दे रहे हैं, जयंत चौधरी जी की पार्टी को कितने टिकट दिए जा रहे हैं। ये आज घोषणा कर दें। ये बोलने के लिए पहले सोचते नहीं है कि इनकी कितनी पार्टियों के साथ गठबंधन है। समाजवादी पार्टी के लिए बोलने लग जाते हैं। समाजवादी पार्टी जो है समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहती है। और अभी आपने देखा इटावा की घटना है, सुन लीजिएगा, काटिएगा मत। इटावा की घटना पर क्या आरएसएस आया, या भारतीय जनता पार्टी के नेता आए, या हिंदू संगठन आए? क्या हिंदू यादव हिंदू नहीं होते हैं? हिंदू यादवों की संख्या हिंदुओं में बहुत बड़ी है, उसके बावजूद भी उस घटना की निंदा करने के लिए कोई नहीं आया। यानी कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जाति की राजनीति करती है, हम समाज में जोड़ने की राजनीति करते हैं, तोड़ने की राजनीति नहीं करते। एक चीज, गांवों तक हम अगर प्रधानी की बात कर रहे हैं, जो जिला पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव होने जा रहा है, उसमें समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी, ठीक है अतुल यादव जी, हमारे जीतेंगे। अब देखिए, जाति की राजनीति की अगर हम बात करें तो यहाँ सभी पार्टियां कर रही हैं। अगर इटावा की भी अगर आप जिक्र कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वोट बैंक वाला ही फायदा समाजवादी पार्टी को दिखता हुआ नजर आया, तभी वहां पर समाजवादी पार्टी भी उतर कर आई है। ठीक है, देखिए अतुल जी, ये सभी पार्टियां करती हैं, ये सभी पार्टी करती हैं। जाति वाली वोट बैंक की राजनीति सभी पार्टियां करती हैं। एक मिनट सुन लीजिएगा जी। क्या आपका चैनल पे आज मैं इस मामले में बैठा हुआ हूं, क्या जो किसी के शिखा बाल घोट दिए जाएं, किसी को गंजा कर दिया जाए, नहीं, देखिए, उसकी निंदा हम भी कर रहे हैं। अमानवीय व्यवहार अगर किसी के भी साथ किया गया हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसकी निंदा हम भी कर रहे हैं। आजादी के इतने वर्षों बाद अगर ब्राह्मण समाज के द्वारा यादव समाज के ऊपर इतना अमानवीय, लेकिन बहुत सारी चीजें अतुल यादव जी इस पूरे मामले में जांच के दायरे में है, बहुत सारी चीजें जांच के दायरे में है। ठीक है, अभी हम उस विषय पर चर्चा नहीं कर रहे हैं अतुल यादव जी। और स्वर्ण समाज से दोनों एसपी और दोनों स्वर्ण समाज से आ रहे हैं। ठीक है अतुल यादव जी, अभी हम उस विषय पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम उस विषय पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम उस विषय पर अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं। अभी हम पंचायत चुनाव पर रहते हैं। महेंद्र प्रकाश जी, पिछले बार के चुनाव में अगर हम पंचायत चुनाव पर नजर डालें तो कांग्रेस बहुत सीमित रह गई थी। इस बार भी कांग्रेस अलग लड़ रही है, अकेले लड़ रही है। अब क्या अब हम ये माने कि ये इस तरह से अकेले लड़ने का फैसला कांग्रेस ने जमीनी स्तर पर अपनी मजबूती को देखते हुए लिया है, या इसके पीछे की कोई और वजह है? देखिए मैडम, आपको नमस्कार करते हुए मैं अपनी जो बात को कहना चाहूंगा जी। आज परिदृश्य पूरा बदल गया है। अगर आप देखें, पूरे हिंदुस्तान के एटमॉस्फेयर को देखें, माहौल को देखें, पाकिस्तान से जो युद्ध हुआ उसमें कितनी बुरी तरह से इन्होंने बेइज्जती कराई है। और योगी जी जो बड़े चौड़े होकर के भाषण दिया करते थे जम्मू कश्मीर में जाकर कि ये तो पूरा कश्मीर हम बनाकर रहेंगे, पीओके हम लेके रहेंगे, आज योगी जी की कहीं जबान नहीं दिखाई देती। आज मैं योगी जी को देख रहा था, पता नहीं कौन से सम्मेलन में बैठे थे, वो भामाशाह जी के बारे में कुछ बोल रहे थे जाकर के। भामाशाह कहाँ थे, यूपी कहाँ है,
आज पूरा परिदृश्य बदल गया। मैं सिर्फ आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि यूपी का कितना बुरा हाल है बीजेपी का। पिछले इलेक्शन लोकसभा के प्रधानमंत्री जी को वाराणसी से जीतने में नाको चने चबाने पड़े थे, आपको भी मालूम है, रो पीट के वो जीते थे। और जिन राहुल गांधी के पीछे पूरी बीजेपी उनको न जाने कैसे कैसे संबोधनों से बनाती है, वो 5.5 लाख से रिकॉर्ड मत से जीते थे। और पहली बार लगे, जहां सेंटर में भी आपकी सरकार थी, राज्य में भी आपकी सरकार थी। तो योगी जी और जो मैडम है, मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहता, जो उनको करेगा पूरी शांति से हार कर घर में बैठी अमेठी से, तो उन लोगों ने क्या क्या बड़बोले पर नहीं बोले थे। मेरे साथी बीजेपी के हैं, उनको खुश होने दीजिए। ये पंचायत इलेक्शन बता देगा कि यूपी से और देश से बीजेपी की विदाई अब निश्चित हो गई है। देश के अंदर यूपी में खास तौर पर इनको कहने के लिए क्या है। आज दिल्ली में महिलाएं तरस रही हैं कि वो 2500 रुपए कब आएंगे। 2500 रुपया हर महिला के उसमें आ जाएगा 8 अप्रैल को जब मतगणना शुरू होगी। ये प्रधानमंत्री का संबोधन था। हर व्यक्ति को आयुष्मान मिलेगा। योगी जी बड़े चौड़े होकर के पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, उनकी समझ में ही नहीं आता। न तो वो इकोनॉमिक्स जानते हैं, न वो किसी और राजनीति को समझते हैं। उनको सिर्फ एक आता है कि चोला पहनकर, और वो भी नकली चोला है, चोला पहनकर साधु बनकर उन्होंने एक ठगी की थी लोगों के मनस्थिति के ऊपर। वो मनस्थिति हट गई। साधु हो, मंदिर हो, आपका मार्ग अलग है। आप हिंदू मुस्लिम करके पाकिस्तान का नाम लेकर लोगों को बहुत ठग चुके। देखिए, यूपी इकोनॉमिक जिसे कहते हैं ना, पराकाष्ठा पर है गिरते हुए। वहां पर रेपिस्ट इतने भरे पड़े हैं कि रेपिस्टों को मध्य प्रदेश में छुपाया जाता है बीजेपी के। सड़क दुर्घटनाएं हो, हाईवेज जो बनाए गए थे उनका क्या हाल है, कोई देखभाल नहीं, कोई वहां देखने का नहीं, कोई मेडिकल असिस्टेंस नहीं। मर जाए सड़क पर तो पड़े पड़े लोग ही वीडियो बनाकर भेजते हैं, किसी को मालूम नहीं पड़ता। गन्ना किसान, गन्ने का कब पैसा मिलेगा भाई? फसल का पैसा कब मिलेगा भाई? आप अपराध को कब रोकोगे भाई? आप यूपी के अंदर जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसे कब ठीक करोगे भाई? बड़े बड़े सपने दिखाकर आप लोगों को लाए थे। यूपी की जनता कांग्रेस किस रोड मैप के साथ पंचायत चुनाव में उतर रही है? क्या रोड मैप कांग्रेस ने बनाया है? क्या विजन कांग्रेस लेकर उतर रही है? देखिए, कांग्रेस कभी भी पार्टी सिंबल के साथ पंचायत इलेक्शन किसी भी राज्य में नहीं लड़ती, लेकिन हमारा कार्यकर्ता लड़ता है। और हमारे कार्यकर्ताओं ने, जैसे दिल्ली में भी आज नशा मुक्ति के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन कांग्रेस ने किया है, इसी तरह यूपी में भी हमारा कार्यकर्ता जगह जगह है। जहां तक ताल्लुक है समाजवादी पार्टी से समन्वय हुआ या नहीं हुआ, हमारा समन्वय है सड़क पर। हम सड़क पर एक दूसरे के साथ हैं। विधानसभा का इलेक्शन साथ लड़ेंगे, पंचायत के इलेक्शन के अंदर अपने अपने कार्यकर्ताओं को पहचान देनी होती है। हमारे कार्यकर्ता यूपी के कोने कोने में हैं। यूपी क्या, कांग्रेस का जो संगठन है वो पूरे देश के अंदर फैला है। ये अकेली पार्टी है जो साउथ से लेके नॉर्थ तक और ईस्ट से लेके वेस्ट तक हर कोने में अपना कार्यकर्ता रखती है। हार जीत के पैमाने को वोटों से, सीटों से मत नापो। और दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूँ, मेरे साथी समाजवादी पार्टी के यहाँ है कि बीजेपी वाले कितना भी फैसला बताने की कोशिश करें, झगड़ा कराने की कोशिश करें, ये अपने झगड़े निपटाएं पहले। आप पंचायत इलेक्शन के बाद देखिएगा। यानी ये माना जाए कि इस बार अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़ रही है, लेकिन वो अलग है नहीं। 2027 में एक साथ वो नजर आने वाली है। ठीक है, डॉक्टर अविनाश शर्मा जी, एक बात मैं और कह दूं, एक बात और कह दूं, ये बीजेपी के जो लोग इनके साथ बैठे हैं, मैं उनके नाम लेकर उनको पब्लिसिटी नहीं देना चाहता, पंचायत इलेक्शन के बाद वो बीजेपी की सरकार गिरा देंगे। ये सारे के सारे बीजेपी छोड़कर भाग जाएंगे। इनको जमीनी हकीकत पता लग जाएगी कि बीजेपी के साथ रहना फायदेमंद नहीं है। चलिए, मुझे लगता है ये जानकारी अतुल गहलोत जी के लिए काफी ज्यादा जरूरी हो जाती है। लेकिन डॉक्टर अविनाश शर्मा जी, अब देखिए, अगर हम पंचायत चुनाव की बात करें तो इसको 2027 के विधानसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट कहा जा रहा है। अब दोनों ही पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, हालांकि 27 में वो एक हो जाने का दावा फिर से कर रहे हैं, लेकिन क्या इस बिखराव का संकेत कुछ और हम माने, या इस बिखराव को हम इस तरह से देखें कि दोनों ही पार्टियां अपनी ताकत को एक बार फिर से यहां जांचने की कोशिश कर रही हैं? देखिए अपूर्वा जी, मैं आपको पहले ही भी ये बात स्पष्ट कर चुका हूं, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी भी अपना किसी को सिंबल नहीं देती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी समर्थित कैंडिडेट को अपना पंचायत चुनाव में सिंबल आवंटित ही नहीं होते हैं, पार्टियों के द्वारा समर्थित कैंडिडेट होते हैं, ना कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, चाहे समाजवादी पार्टी है, चाहे अन्य कोई पार्टी है, तो किसी भी पार्टी के द्वारा सिंबल नहीं दिया जा रहा। समर्थित उम्मीदवार होते हैं और उसी से आकलन होता है। चलिए, एक मिनट सर, एक मिनट। भारतीय जनता पार्टी कहाँ सिंबल आवंटित कर देगी? ठीक है, अरे ठीक है।
भाई सिंबल कहाँ से आ गया भारतीय जनता पार्टी का? चुनाव आयोग से बड़े हो गए क्या? मैं तो पहले भी कह चुका, आप अगर डिबेट का पिछला भाग देखेंगे तो आपको पता लगेगा मैंने यही कहा नहीं, भारतीय अब जनता सिंबल पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी सिंबल नहीं देती, सिंबल कहाँ से देती है? कुल्हाड़ी आदि ये चुनाव निशान रहते हैं इस टाइप से। वह ग्राम पंचायत के चुनाव के चिन्ह अलग रहते हैं, आप वो समर्थित कैंडिडेट होते हैं, उनका पार्टियों का समर्थन होता है, ना कि अरे मैंने पहले भी आपकी की डिबेट में बोला है कि भारतीय जनता पार्टी अपना सिंबल नहीं देती है, जैसा कि मोहिंदर प्रकाश जी ने बोला है। मैंने इसके साथ जो बात और जोड़ी एक है चीज वो बताइए, आपने आपके द्वारा आपके कई डिबेट कर चुका हूँ, आप तो भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रवक्ता लिखाने की कोशिश क्या कीजिए। हम देखते नहीं होते। अरे सर ठीक है, कम से कम बोल लेने दीजिए, बोल तो लेने दीजिए, बात तो कंप्लीट हो जाए, बात तो कंप्लीट हो जाए सर। ठीक है, आप कभी भी ठीक है अतुल यादव जी 1 मिनट रुक जाइए सर, उनकी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, बात तो कंप्लीट हो जाने दीजिए सर। कभी भी मैंने आपको देखा कि आप निष्पक्ष बात नहीं रखते हैं। अगर आपको एक पार्टी से ज्यादा लगाव है तो उसको उस पार्टी का नाम लिखवा लिखवा करके बैठा कीजिए। चलिए ठीक है, 1 मिनट अतुल यादव जी, अब रुक जाइए। हाँ ठीक है अविनाश जी रुक जाइए अतुल यादव जी। हाँ, मैंने यही कहा था अभी डिबेट में कि भारतीय जनता पार्टी सिंबल के हिसाब से चुनाव नहीं लड़ती है, ना किसी को सिंबल देती है, ना दिए जाते हैं। वही बात अभी 2 मिनट पहले मोहिंदर प्रकाश जी ने, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कही। मैं बिल्कुल, और मैंने दूसरी बात ये भी कही थी कि भारतीय जनता पार्टी किसी ऐसे अपने जो समर्थित विचारधारा के लोग हैं उनको टिकट देगी, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो पहुंच है वो गांव-गांव, ढानी-ढानी, बूथ-बूथ हर जगह उनकी पहुंच है। रही बात अब इनकी सबसे बड़ी विडंबना क्या है अपूर्वा जी, कि ये लोग सुनना नहीं चाहते, ऊंची आवाज करके बात को दबाना चाहते हैं। जो निष्पक्ष अपनी बात आपके द्वारा जो आपकी बिरादरी के लोगों के द्वारा इतनी गंदी हरकत करी गई है, उसके बावजूद भी आप कहोगे कि वो लोग सुनना नहीं चाहते हैं। आप लोगों को दबाने की कोशिश नहीं सर, अब देखिए अब अतुल यादव जी कोशिश करेंगे, दलितों का अपमान करोगे। ये कहाँ का अधिकार दे दिया गया? अरे कोई दलितों का अपमान नहीं कर रहा अतुल यादव जी, बात सुन लीजिए एक बार, बात सुन लीजिए सर, 1 मिनट रुक जाइए। आप दलितों की बात करते हो क्या? 1 मिनट बात सुन लीजिए सर, रुक जाइए अतुल यादव जी, बात सुन लीजिए, अपनी बारी में भी बोलिएगा, सब उनकी बारी में आप बोल देंगे क्या? उत्तर प्रदेश जैसा एक बोलने दीजिए। नहीं अतुल यादव जी देखिए, इस तरह से नहीं ठीक लगता है ना। अब अगर वो अपनी बात रख रहे हैं, आप पहले उनकी बात सुन लीजिए। अगर आपको काउंटर करना भी है तो आप एक तरीके से काउंटर करिए सर। आपस में बहसबाजी करके ना तो मुझे उनकी बात समझ में आ रही, ना दर्शक ही समझ पाएंगे कि आप क्या बोल रहे हैं। ठीक है सर, आप प्रवक्ता हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता है सर, थोड़ा तो इन चीजों का ध्यान रखिए। अतुल गहलोत जी, क्या लग रहा है ये चीजें, ये बिखराव कितना फायदा बीजेपी को दे पाएगी? क्योंकि अगर पिछले चुनावों की हम बात कर ले तो कुछ जो उम्मीद रही बीजेपी से, बहुत एवरेज गई बीजेपी। मेरे से आपने पूछा? नहीं अतुल गहलोत जी से मेरा सवाल। अपूर्वा जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रचंड बहुमत के साथ हम पंचायत चुनाव जीतने जा रहे हैं। यह कोई सिंपल का चुनाव नहीं होते। पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं उनको चुनाव लड़ाया जाता है। यह कोई पंचायत चुनाव, कोई सिंबल का चुनाव नहीं होता। और मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं, मैं सपा के प्रवक्ता अतुल जी को सुन रहा था। अतुल जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, दलितों की बात कर रहे थे, और बहुत चीजों में इन्होंने इस पर बातचीत की। मैं आपको बता देना चाहता हूँ पूर्वा जी, ये लोग दलितों की बात करते हैं। इनका नेता मोइन खान अयोध्या में दलित बेटी के साथ बलात्कार कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अतुल यादव जी, नेता के द्वारा अतुल यादव जी घटना की गई, बता दीजिए। इतनी बड़ी बच्ची के साथ क्या हम हिंदू नहीं है? ये लोग बात करेंगे। अरे सर रुक जाइए अतुल यादव जी, समर्थन करते हैं। अतुल यादव जी, आपने अविनाश जी को भी नहीं बोलने दिया, अब अतुल गहलोत जी को भी नहीं बोलने देंगे क्या सर? और ये दो लड़कों की जोड़ी आई,
कौन सा संविधान आ गया? की बात करते हो सिर्फ यादवों को। लेकिन अतुल जी, दो लड़कों की जोड़ी कैसे, ये कैसे कहा जा सकता है कि वो फेल हो गई? गठबंधन ये कैसे कहा जा सकता है कि फेल हो गई है? अगर 26 में वो साथ नहीं है तो फिर 27 में तो वो साथ आ ही जाएंगे। अरे अतुल यादव जी, रुक जाइए सर, सर रुक जाइए, अब इस तरह से चर्चा मत खराब करिए सर, चर्चा मत खराब करिए इस तरह से। सर देखिए, चीख चिल्ला के आप सिर्फ वक्त की बर्बादी कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं सर, आप सिर्फ वक्त की बर्बादी कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जी मत वेस्ट करिए। अतुल यादव जी रुक जाइए, जब आपसे सवाल होगा अब खूब चीख चिल्ला लीजिएगा, ठीक है? अब रुक जाइए अतुल यादव जी। चुनाव में क्या हुआ? चुनाव में क्या हुआ? नहीं सर, देखिए मैं बारी बारी से सबसे सवाल पूछ रही हूँ, आप जवाब दीजिएगा, जब आपकी बारी आएगी आप जवाब दीजिएगा। सर चीखम चिल्ली मत करिए सर। बैठ करके चैनल पर आके उन अपराधियों को जिनके द्वारा गलत काम किया गया है। सच्चाई ये है पूर्वा जी, इनको अपनी हार नहीं रही है। बोलिए वो तिवारी और जो लड़के बंद है जेल में, उनके पास कैसे आ गया? बोलिए ना, ये क्या हिम्मत हो तो बोलिए ना। नहीं बोलिए, अगर हिम्मत हो तो बोलिए कि उनके पास कैसे आ गया? नहीं बोलिए। जैसी इनकी गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में एक शासन काल में चलती थी, इस प्रकार ये गुंडागर्दी करने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ना चाहती है, यादवों को ब्राह्मण बनाना चाहती है। वो ब्राह्मण समाज का गांव था और ये ब्राह्मण समाज के द्वारा यादव समाज को नीचा दिखाने का, पिछड़े समाज को नीचा दिखाने का, दलित समाज को प्रयास किया गया। अब रुक जाइए अतुल यादव जी, अतुल यादव जी सर थोड़ा पेशेंस रख लीजिए, थोड़ा संयम बरत लीजिए, ऐसे मत करिए सर। मुझे समझ नहीं आता समाजवादी पार्टी के सभी प्रवक्ताओं की क्या यही आदत है? मनवादी पार्टी है। नहीं सर, अब आप मनमाने तरीके से बोल रहे हैं। आपने अविनाश जी के टाइम पर भी इसी तरह से किया, जब मैंने उनसे सवाल पूछा आप तब भी बोल पड़े, अब मैंने अतुल गहलोत जी से सवाल पूछा आप तब भी बोल पड़े। अब जब आप बोलेंगे तो फिर अब अगर ये दोनों बोलना शुरू करेंगे तो फिर मैं इन दोनों को भी नहीं चुप करा पाऊंगी। नहीं सर, ऐसे मत करिए ना, ऐसे मत करिए, चर्चा हो रही है, गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है, गंभीर तरीके से चर्चा करिए। विश्वास नहीं रखते हैं, ये कानून में विश्वास नहीं रखते हैं, इनके द्वारा गलत सलत तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं, ये समाज में विसंगतियां पैदा कर रहे हैं। नहीं अतुल यादव जी देखिए अब ये चीजें नहीं, इस तरह का व्यवहार मत करिए, चलिए ठीक है, बस सर हो गया। सर मेरे अंदर इतना पेशेंस नहीं है सर, मुझे ना तो उनकी बात समझ में आ रही है, ना मुझे अतुल यादव जी आपकी बात समझ में आ रही है। मैं कैसे मैसेज कन्वे करूं, मैं कैसे सवाल पूछूं? मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या बोल रहे हैं, ना मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं। अपनी बारी में बोलिए सर, आप दोनों बड़े वरिष्ठ प्रवक्ता हैं सर। से निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक आधिकारिक प्रवक्ताओं को बैठाने की कोशिश किया कीजिए जिससे आधिकारिक बातें आ सके। कुछ लोग बैठ जाते हैं, मैं किसी का आलोचना नहीं करूं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं हो रही मेरी, ना आपके चैनल पर हो रही, ना किसी पे। आधिकारिक व्यक्ति आधिकारिक बात रखने की नहीं अतुल यादव जी ये चीजें नहीं। ठीक है सर, अब एक मिनट रुक जाइए। आप लोग समाज को विकृति में बैठे हैं, मुझे आपके चैनल में बैठना ही नहीं है। चलिए ठीक है अतुल यादव जी, ये अब आपकी मर्जी है, लेकिन अगर यही चीज आप करेंगे आप लोग हमेशा सर, अब आपसे जब सवाल पूछूंगी मैं तब आप जवाब दीजिएगा। अब आप उनकी बारी में भी बोलना शुरू कर देंगे तो फिर मुझे नहीं समझ। सर कम से कम मेरा तो ख्याल रखिए, मैं कैसे समझूंगी, मैं कैसे सुनूंगी बात? आपके चैनल को आधिकारिक प्रवक्ता नहीं मिलते हैं, किसी नेता को बैठा करके कहीं की बात कहीं करवाते हैं, कहीं की बात झगड़े की नहीं अतुल यादव जी ये चीजें मत करिए सर, ये चीजें मत करिए। वरिष्ठ प्रवक्ता हैं आप, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं आप, एक गरिमा होती है सर चर्चा की। अगर हमारे ये लोग आपके चैनल इतना प्रतिष्ठित चैनल है सर, मैं हूं ना सर, मैं इसीलिए तो बैठी हूं यहाँ पे। अतुल यादव जी सर मेरी बात सुन लीजिए, एक मिनट अतुल यादव जी मेरी बात सुन लीजिए सर। मैं बैठी हूँ, मैं इसीलिए बैठी हूँ, मैं यहाँ पर क्यों बैठी हूँ? क्योंकि मैं यही कह रही हूँ ना कि सर एक एक करके अगर हम सवाल पूछ रहे हैं, एक एक करके अगर मुझे जवाब मिलेगा, बाकी जो मेहमान है वो भी बेहतर तरीके से सर सुन पाएंगे, समझ पाएंगे, काउंटर कर पाएंगे। लेकिन अब अगर आपस में ही आप लोग एकदम चिल्लम चिल्ली कर लेंगे सर तो फिर कैसे चलेगा? वो हमारे समाज को नीचे दिखाएंगे क्या? अतुल गहलोत जी क्या हमारे समाज को नीचे दिखाएंगे? यादवों को नीचे दिखाएंगे? नहीं कोई किसी को नीचा नहीं दिखा रहा सर, कोई किसी को नीचा नहीं दिखा रहा है, कोई किसी को नीचा नहीं दिखा रहा है। ठीक है सर, कोई किसी को नीचा नहीं दिखा रहा है। चलिए अतुल यादव जी सवाल अब आपसे, देखिए सवाल मैं आपसे ही पूछने वाली थी, लेकिन अब आप फिर सर ये टाइम इतना हमारा वेस्ट हो गया। चलिए सवाल मेरा आपसे ही था सर कि अब जिस तरह से हम विधानसभा चुनाव की अगर हम बात कर रहे हैं तो उससे पहले पंचायत चुनाव है, लिटमस टेस्ट की तरह होता है सर।
अलग अलग अगर आपने लड़ने का फैसला किया है तो इसके पीछे की वजह क्या है, ये नहीं समझ में आ पा रहा, ना जनता समझ पा रही है। आप फिर 27 में एक हो जाएंगे। जी जी अफरोज सिंह जी, जो ये पंचायत चुनाव होते हैं ये ग्राम पंचायत स्तर पर होते हैं और इस पे किसी का सिंबल नहीं होता है। हमारे पार्टी के समर्थित नेता कार्यकर्ता चुनाव में उतरेंगे और सामाजिक लोग जो होते हैं, जो प्रधानी का चुनाव लड़ते हैं, बीडीसी का चुनाव लड़ते हैं और जिला पंचायत का चुनाव लड़ते हैं, हम लोग लड़वाते भी हैं। ऐसा नहीं कि हम मना कर रहे हैं कि हम नहीं लड़वाते हैं, समर्थित लिखते भी हमारे लोग समर्थित कैंडिडेट प्रत्याशी और वो हमारे ही गिने जाते हैं। फिर हमारे साथ चुनाव जो भागीदारी आगे जो विधानसभा चुनाव होता है उसमें करते हैं। वही बात कांग्रेस पार्टी का अपना कांग्रेस पार्टी जो है अपना कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा जो भी दिशा निर्देश इस संदर्भ में होंगे, अभी तो मतलब ये प्रक्रिया स्टार्ट हुई है, अभी लंबा समय है और हम सबको सोच समझ करके हम सब लोग सोच समझ के आपस में तय करेंगे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो टीवी डिबेट में तय नहीं हो सकती हैं और हम लोग आपके चैनल पर प्रतिष्ठित चैनल है, अगर मेरे मुंह से कभी भी कोई ऐसी चीज निकल जाए तो मैं खेद भी प्रकट करता हूं। कभी भी मैं लड़ने झगड़ने की और समाज में विसंगति पैदा करने की हम कोशिश नहीं करते। एक चीज रही बात इटावा वाली जो घटना है, सुन लीजिएगा पूर्वा जो इटावा वाली घटना है उस पे जो हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी के जो साथी बैठे हुए हैं उसे कंडेम नहीं कर रहे हैं और ऊपर से बचाव कर रहे हैं और गलत तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं। ये नहीं कहते हैं कि ये घटना है, ये दुखद है, किसी भी सभ्य समाज के लिए घटना उचित नहीं है, इस टाइप की बात नहीं रख रहे हैं। वो कहीं दलितों की घटना की निंदा कर रहे हैं, हम इस घटना की निंदा कर रहे हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अगर आप मैं बोलने लग जाऊंगा फिर आप अपनी बेइज्जती महसूस करेंगे। मेरा मानना है कि जब भी मैं अपनी पार्टी की तरफ से बैठता हूं तो प्रवक्ता के तौर पर बैठा हुआ हूं। जब मैं प्रवक्ता नहीं था तब मैं नहीं बैठता था। कारण क्या था, उसकी वजह है कि पार्टी का प्रवक्ता होना अपने आप में गौरव का विषय होता है। हम पार्टी लाइन पे चलते हैं, हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, समाज को तोड़ने वाली तो जो व्यक्ति अगर जिम्मेदार अगर मैं जो बोलूंगा वो पार्टीगत बातें होती हैं और हमसे हमारी पार्टी स्पष्टीकरण मांग सकती है। लेकिन ये व्यक्ति जो बैठे हुए हैं इटावा की घटना की भर्त्सना नहीं कर रहे हैं और कहीं की कहीं तो समाज के तोड़ने वाली बात कही जाती है। अगर ये पार्टी के प्रवक्ता होते तो ये दोनों समाज की बात करते हैं। इन्होंने यादव समाज को नीचे दिखाने की कोशिश करी है और ये बहुत गलत व्यक्ति है और इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। सभ्य समाज में किसी के ऊपर मूत्र छिड़क दिया गया। पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, क्या जनता नहीं देख रही है कि पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ, आदि आबादी के साथ है किस प्रकार की घटना। और वो जो महिला है अपूर्वा सिंह जी, वो जो महिला है उन्होंने यादव समाज की बेटियों के लिए क्या अपमान शब्द जो रेणु तिवारी जी हैं उनके द्वारा जो उनका वीडियो वायरल हो रहा है, महेंद्र प्रकाश ठीक है अतुल यादव जी लौटूंगे आपके पास। महेंद्र प्रकाश जी, इस बार सपा और कांग्रेस अलग अलग लड़ रही है तो वोटों का बंटवारा भी हो जाएगा। आपको नहीं लगता इससे सीधा फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को भी होगा? क्योंकि बसपा की अगर हम बात करें तो बसपा उतनी एक्टिव नजर नहीं आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वोट का जो बंटवारा होगा वो बसपा का भी होगा। लेकिन अगर आप अलग अलग लड़ रहे हैं, वोटों का बंटवारा हो जाएगा, फिर ये चीजें तो बीजेपी के ही पक्ष में जाती हुई नजर आएंगी। जी हाँ, आपने बहुत अच्छी बात कही। सीधे सीधे राजनीति अगर गणित के ऊपर चलती तो ये गणित तो यही कहता है कि बंटवारा होने से वो जीत जाएंगे। पहली बात तो मैडम मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इंडी गठबंधन मत कहिए, इंडिया गठबंधन कहिए। इंडिया नाम भारत का है, उसको बदनाम मत कीजिए, उसको अभ्रष्ट मत कीजिए। इंडिया गठबंधन है, इंडिया नहीं। इंडिया गठबंधन कह के हम भारत के इंडिया की बेइज्जती करते हैं जो हमें स्वीकार नहीं है। दूसरी चीज, हम बीजेपी को पूरी मान्यता देते हैं, बीजेपी बोलते हैं। अब भ्रष्ट तरीके से मैं कुछ बोलना शुरू करूं तो बीजेपी का नाम मैं बहुत गलत तरीके से बोल सकता हूं, लेकिन हम नाम की इज्जत करते हैं। तो इंडिया गठबंधन है और इंडिया गठबंधन ऑल इंडिया का है। दूसरी चीज देखिए मैडम, जो पंचायत इलेक्शन होता है वो बहुत ही लोकल किस्म का होता है, उसमें बीजेपी कांग्रेस सपा नहीं चलती। वहाँ जो पेचीदा भी होता है महेंद्र जी, काफी पेचीदा भी होता है पंचायत चुनाव। मैं वही आ रहा हूँ। वहाँ जो गांव छोटे छोटे मुद्दे हैं ना, वहाँ मुद्दों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। एक एक घर की वोटें हैं, एक एक घर की समस्याएं हैं, एक एक गली की समस्याएं हैं। गांव एक छोटा सा यूनिट है। जो राजीव गांधी जी का सपना था, ये पंचायत चुनाव, कोई इनका नाम नहीं लेता आज, ये पंचायती राज की व्यवस्था राजीव गांधी जी ने ही की थी और ये इतनी बढ़िया सुव्यवस्था है। आज की देश का जो विकास है उसकी ये धुरी बना हुआ है। ग्राम की समस्या पंचायत के स्तर पर उठाई जाती है और वहीं पर उसको ठीक किया जाता है। लेकिन बीजेपी ने क्या किया है, जो ये गोद में उठाकर भाग जाते हैं लोगों को, अपहरण कर लेते हैं लोगों को। आपने कहा इनके बूथ के कार्यकर्ता लोकसभा विधानसभा के इलेक्शन में जो है ईडी हैं, सीबीआई है, पुलिस वाले हैं, ये किसी को उठाकर ले जाना, किसी को धमकाना कोई दिक्कत नहीं होती। अभी गुजरात में एक आपका बंदा जीता
और दूसरे आपके बंदे को ये उठा कर ले गए। तो जब आपकी सरकार वहां स्थिर है, आपके पास मेजोरिटी है, फिर आप दूसरी पार्टी के एमएलए को खरीदने में क्यों लगे हैं, तो आप समझ जाइए। लेकिन अब क्या है, जो ये राजनीतिक परिवर्ष है, ये जो परिदृश्य है, ये गांव के लेवल पर मारपिटाई नहीं चलती, गांव के लेवल पर ईडी और सीबीआई नहीं चलती, गांव के लेवल पर कोई गुंडागर्दी नहीं चलती। तो गांव का जो कार्यकर्ता सरपंच है वो समझ गए हैं कि बीजेपी के साथ जाने का मतलब है कि 5 साल के लिए अपने आप को किसी गंदे नाली में बैठा देना। गांवों की ना सफाई हुई है, ना गांवों के अंदर कोई व्यवस्था हुई है। हाँ, वायदे बहुत किए गए हैं, तो उन वायदों की पोल खुद चुकी है 10-11 साल में। 10-11 साल का समय बहुत होता है, और हमें पूरा विश्वास है कि यूपी की जनता राहुल गांधी और हमारे समाजवादी जो हमारे युवा नेता हैं, इनके सपनों को साकार करते हुए, इनके सपनों की व्यवस्था को देखते हुए, इनके विजन को देखते हुए ये हमारा साथ देगी। योगी और ये जो हिंदू मुसलमान, ये चीजें गांव के अंदर नहीं चला करती। सरपंच के इलेक्शन बिल्कुल, के क्योंकि अंदर देखिए पंचायत चुनाव जो होते हैं वो मूलभूत सुविधाओं पर होते हैं, मूलभूत जरूरतों पर होते हैं, छोटे छोटे मुद्दे होते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि पंचायत चुनाव काफी पेचीदा होते हैं और सुरक्षा की दृष्टि से भी ये काफी ज्यादा संवेदनशील होते हैं। और यहाँ पर मुद्दे बहुत बड़े मुद्दे नहीं होते हैं, छोटे लेवल के मुद्दे होते हैं, विकास से जुड़े मुद्दे होते हैं, बिजली, पानी, सड़क, तालाब, इन तमाम मुद्दों से जुड़े हुए जो मुद्दे होते हैं, ये जरूरतें होती हैं लोगों की। और लोग इन्हीं चीजों को ध्यान में रखकर अगर लोग पहुंचते हैं वोट डालने के लिए, तो वो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखकर वोट डालने के लिए पहुंचते हैं। अविनाश शर्मा जी, अब देखिए बात अगर सपा की हो रही है, कांग्रेस की हो रही है, बीजेपी की हो रही है, तो हम बीएसपी को नहीं भूल सकते, जो जिसने जातिगत समीकरण पर बहुत लंबा खेल खेला है। अगर वो मैदान में फिलहाल इस वक्त अगर एक्टिव नजर नहीं आ रही है, तो इसका सीधा सीधा फायदा हम किसकी पार्टी को देखें कि किसको मिल रहा है? देखिए अपूर्वा जी, मैं सिर्फ 20 सेकंड दूंगा। सबसे पहले तो मैं अतुल यादव जी की बात का जवाब दूंगा, मोहिंदर जी की बात का जवाब दूंगा, उसके बाद मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। सिर्फ मुझे 20 सेकंड दीजिए आप। जैसा कि अतुल यादव जी और मोहिंदर जी, आपसे निवेदन है 20 सेकंड मुझे रोकिएगा। पहला, आपने कहा कानून की हत्या, तो 1975 में किसने कानून की हत्या की थी, संविधान की हत्या की थी? आप पर्यवेक्षक हैं, आप आप सीधी बात कीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। आप बिल्कुल बकवास कर रहे हैं, बिल्कुल बकवास कर रहे हैं। ये पंचायती राज व्यवस्था लाया था, मुलायम सिंह जी लाए थे ना, सद्य मुलायम सिंह जी लाए थे पंचायती राज। ठीक है अविनाश जी, क्या मुझे लगता है आज इन विषयों पर हम चर्चा ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा, वक्त की भी बर्बादी होगी सर, फिर वही चीजें शुरू हो जाएंगी। सीधे मुद्दे पर आते हैं सर, क्या किसको फायदा मिलेगा, क्योंकि बीएसपी नजर नहीं आ रही है। हाँ अपूर्वा जी, मैं आपको सीधे मुद्दे का सवाल, आपने जो सवाल का जवाब देता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, जहां तक मेरा मानना है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ तक जाता है, और भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों से यूपी में ये बात बिल्कुल ठीक है। मैं मोहिंदर जी की बात से सहमत हूँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि गांव के जो मुद्दे होते हैं वो गली गली और सड़क विकास की बात होती है। तो उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो माननीय श्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये भारतीय जनता पार्टी के 2 प्रवक्ता बैठा करके चैनल को डिटेल करते हैं, और इनके पास इस चैनल के पास में चैनल के पास एक प्रवक्ता नहीं मिलता भारतीय जनता पार्टी का। हम अपना टाइम खराब करें चैनल पर, जिनको केवल अपना चेहरा दिखाना हो वही बैठने से ज्यादा बेटर होगा, हमें चेहरा नहीं दिखाना है। ये जो है, ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं या राजनीतिक पर्यवेक्षक हैं? चलिए ठीक है अतुल यादव जी, महेंद्र जी, देखिए ये उनका ओपिनियन था। अगर वो इस सवाल पर जवाब दे रहे हैं तो ये उनका ओपिनियन है, मुझे लगता है सुन लेना चाहिए। योजना नहीं है या कौन सी योजना नहीं है बताइए? शौचालय योजना नहीं है। प्रत्येक गांव में प्रत्येक ढानी शौचालय की चिंता किसने करी? भारतीय जनता पार्टी ने। आपने 75 साल में क्या किया? ये जो अविनाश जी, जो स्कूल बंद हो रहे हैं, 5000 स्कूल बंद हो रहे हैं, 5000 से ज्यादा स्कूल बंद हो रहे हैं, बच्चियां स्कूल से पढ़ने नहीं जा पाएंगे, तो ये कहाँ की व्यवस्था होगी? पहले बता दीजिए। जो ये बच्चियां
जो स्कूल के युवा पढ़ने नहीं जा पाएंगे, आप लोग तो पढ़ लिख लिए, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक जो गांव में बचे हुए हैं वो कहाँ पढ़ने जाएंगे? शौचालय में जाएंगे, केवल शौचालय देखेंगे ना। जब वो सफल हो जाएंगे शौचालय भी बना लेंगे, मकान भी बना लेंगे, वो बच्चियां कैसे पढ़ने जाएंगे? आप लोग मनवाद की एक अवधारणा रखते हैं, स्कूल बंद करा करके आप किसी को आगे नहीं आना देना चाहते, पिछड़े दलित। ठीक है, चलिए ठीक है सर, कौन पढ़ रहा है? चलिए रुक जाइए अतुल यादव जी। कौन पढ़ रहा है? अतुल गहलोत जी से मेरा सवाल है, अतुल गहलोत जी से मेरा सवाल है, पूर्वी यूपी का तो हमने जिक्र कर लिया, आप एक बार नजर पश्चिमी यूपी पर भी डाल देते हैं। अब देखिए यहाँ पर तो पश्चिमी यूपी में जाट और दलित जो वोटर्स है वो तो बीजेपी से नाराज नजर आ रहे हैं अतुल गहलोत जी। अब फिर किस तरह से संगठित करेंगे आप इन चीजों को, क्योंकि इसका सीधा फायदा तो कांग्रेस या फिर समाजवादी पार्टी को हो जाएगा। नहीं पूर्व जी, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, आपने देखा कि योगी जी के शासनकाल में हर एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश में प्रसन्न है, जिसका जीतता जागता उदाहरण आप देख रहे हैं कि उपचुनावों में भी जो हुए हैं उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटें जीतने का काम किया। कौशाम्बी जनपद कहाँ है? पूर्वा जी कौशाम्बी जनपद पता है कहाँ पे है? को भी नहीं बोलने देंगे ये। नहीं, कौशाम्बी जनपद अतुल गहलोत जी उत्तर नहीं देखिए, अब अतुल यादव जी ये चीजें ऐसे नहीं चलेंगी। अब सवाल अगर मेरा अतुल गहलोत जी से है तो आप एक बार उनकी जवाब तो सुन लीजिए सर। आपने बोला किसी ने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मैंने खुद सर उस जगह पर आपका साथ दिया कि अगर आप बैठे हैं, आप वरिष्ठ प्रवक्ता हैं सर समाजवादी पार्टी के, अगर कोई जवाब दे रहा तो आप एक बार सुन लीजिए सर। मेरा व्यक्तिगत किसी से ऐसे मत करिए सर, ऐसे मत करिए अतुल यादव जी, ऐसे मत करिए, ऐसे मत करिए। अब अगर वो जवाब दे रहे तो सर सुन लीजिए। सुने मामले को, मैं आप बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं अतुल भाई, आप हमारे बड़े भाई हैं, आप गंभीरता से सुने पहले मामले को, फिर आप बोलिएगा। मैं आपको बीच में नहीं टोकूंगा, आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं बीच में नहीं टोकूंगा, पर आप भी दूसरे को डिस्टर्ब ना करें कृपा कर। आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के द्वारा इटावा की घटना या कौशाम्बी की घटना पर भर्त्सना करी गई या नहीं करी गई, इसका बता दीजिए बस इतना। अरे रुक जाइए सर, रुक जाइए। हम उसकी भर्त्सना करते हैं, जो भी अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। घूम फिर के सर आप बार बार इटावा के मुद्दे पर आ जा रहे हैं, घूम फिर के इटावा के मुद्दे पर आ जा रहे हैं। वो जांच का विषय है, जांच चल रही है सर उस विषय पर, ठीक है। अब उसको कम से कम उस पर राजनीतिक रोटियां मत सेकिए सर, उसे जातिगत मुद्दा मत बनाइए, उसे जातिगत मुद्दा मत बनाइए। मैं सभी पार्टियों से ये दरख्वास्त कर रही हूँ कि सर प्लीज उस विषय को जातिगत मुद्दा मत बनाइए। वो जांच का विषय है, जांच जारी है, जो भी फैसला आएगा उसे मानना पड़ेगा, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो समाजवादी पार्टी। मानवता की हत्या करने का श्रीवास्तव जाति से क्या वह न्याय कर पा रहे हैं? पिछड़ों का दमन कर रहा है, जा रहा वहां पर वोट देते हैं, दमन करते हैं पिछड़ों दलित अल्पसंख्यकों का। आप भारतीय जनता पार्टी हमेशा पिछड़ों का दमन करती है, अल्पसंख्यकों का दमन करती है। चलिए ठीक है, केवल वोट नहीं पाते हैं, पिछड़े दलितों के लिए अगर कोई घटना घटती है तो उस पर आप कंडम भी नहीं कर पाते हैं। नहीं, अब रुक जाइए सर, रुक जाइए, आपकी पार्टी कभी रुक जाइए। हम पंचायत चुनाव पर सर चर्चा कर रहे हैं, आपसे ब्राह्मण पंचायत चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं सर, तो मुझे लगता है हम अपने ही विषय पर रहे तो ज्यादा बेहतर है। इटावा का विषय जांच का विषय है, उसमें जांच जारी है। अब अगर हम उस विषय पर आकर यहाँ पर सर वक्त की बर्बादी कर रहे हैं, अतुल गहलोत जी, अतुल यादव जी रुक जाइए सर, वक्त की बर्बादी नहीं करना ना। पंचायत चुनाव पर है, हम उस पर चर्चा करेंगे, हम कांग्रेस बीजेपी समाजवादी पार्टी बसपा पे चर्चा करेंगे, हम इटावा पर क्यों जाएंगे? ठीक है, वो जांच का विषय है, अमानवीय कृत्य हुआ, नहीं होना चाहिए था, लेकिन अभी फिलहाल उस पूरे विषय पर जांच जारी है, तो हम यहाँ पर अदालत न बने, हम यहाँ पर कोर्ट न बने, अपना फैसला हम यहाँ पर न सुनाएं। मैं यही दरख्वास्त कर रही हूँ। ठीक है अतुल गहलोत जी, आप अपनी बात कंप्लीट करिए, फिर मैं सीधे अविनाश जी का रुख करूंगी। अपूर्वा जी, जहां तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आपने नुकसान का बात कहा है, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से देश प्रदेश ही नहीं पूरे देश की जनता प्रसन्न है। आपने लोकसभा चुनाव में जीता जागता उदाहरण देखा, उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुए आपने उसमें जीता जागता उदाहरण देखा, सभी लोग संतुष्ट हैं। और आप ये बताइए कि हमारी सरकार इतने बड़े बड़े महाकुंभ जैसा सफल आयोजन करने का कार्य भी योगी सरकार ने किया, जिसमें हिंदुओं की डेथ को भी छिपा दिया गया, जिसमें ठीक है हिंदू ही बना था, उसमें हिंदुओं की जो संख्या उस घटना में हताहत हुए उनकी संख्या को छिपा दिया गया था। ये भी बताइए ना। चलिए अतुल यादव जी जवाब दीजिए, सपा का क्या कोर जो वोटर यादव और मुस्लिम वोट बैंक क्या पंचायत चुनाव में भी
समाजवादी पार्टी के साथ है, या फिर क्योंकि हमने कई बार ऐसा भी देखा है कि स्थानीय नेतृत्व के चक्कर में जो एक कंपटीशन चल रहा होता है, एक प्रतिस्पर्धा चल रही होती है, उसमें कई बार ये वोट बैंक छिटक भी जाते हैं? कभी नहीं। देखिए, हमारा ठोस वोट बैंक है, हमारा समर्पित वोट बैंक है। लोगों के हम काम आते हैं, जनता की हम बात उठाते हैं, सदन से लेकर सड़क से लेकर सदन तक हम बात रखते हैं। समाजवादियों द्वारा पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों और समाज के सभी वर्गों की बात उठाई जाती है। अभी आपने देखा हो, कभी भारतीय जनता पार्टी जात की बात करती है, समाज में तोड़ने की बात करती है, हमने कभी तोड़ने की बात नहीं करी। हम अगर कोई घटना होती है तो हमारे नेता आगे आके उसकी भर्त्सना करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कभी हिम्मत भी नहीं होती है, इनके नेताओं की कभी हिम्मत भी नहीं होती है कि अगर कोई घटना घट गई है तो उस पर विराम कैसे लगाया जाए। ये लोग उसको, लड़ाई को आग में घी डालने का काम करते हैं। इनके अगर चाहते तो मैं एक घटना का बार बार जिक्र कर रहा हूं, आप उसको मतलब अनैतिक ना लें। इटावा की घटना को रोका जा सकता था, डीएम जा सकते थे, एसएसपी जा सकते थे और वहां पे जो बुजुर्ग लोगों को बैठा करके उससे शांति स्थापित कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती कि हमारा जो कोर वोटर ब्राह्मण है ना, वो हमसे खुश रहे। और चाहे अन्य वहां मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री या यादव बनाना चाहते हैं, लेकिन यादवों के साथ ही कोई घटना घटती है तो उस पर बोल भी नहीं पाती भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी का चाल और चेहरा चरित्र ये सबको दिखता है। इस घर में ये मैं चाहता हूं, मोहन यादव उत्तर प्रदेश में वोट मांगने के लिए आए थे कि मैं तो कृष्ण वंशज हूं, और मैनपुरी भी गए थे, कई जगह पे गए थे। तो आज डॉक्टर मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कहां पर हैं? अगर आपके चैनल के माध्यम से मुझे सुन पा रहे हैं या देख पा रहे हैं तो मोहन यादव जी से मैं पूछना चाहता हूं, वोट मांगने में तो आप उत्तर प्रदेश आते हो, लेकिन जब यादवों पे कोई घटना घटती है तो क्यों नहीं आते सामने? चलिए ठीक है महेंद्र प्रकाश जी, कांग्रेस के पास अभी भी क्या कोई परंपरागत वोटर बचे हैं? कोर वोटर के तौर पर अगर हम देखें तो क्या अभी भी है कांग्रेस के पास, या सिर्फ एक सॉफ्ट हिंदुत्व या राहुल गांधी के चेहरे पर भी पंचायत चुनाव में आप उतरने वाले हैं? नहीं, हाँ, थोड़ी गलतफहमी में है। कांग्रेस का वोटर कभी भी भ्रमित हो सकता है, लेकिन कांग्रेस को छोड़कर नहीं जा सकता। हम सभी जातियों के साथ हैं, हम सारे मानव धर्म पर मानते हैं। हम न हिंदू मुसलमान करते हैं, न हम कब्रिस्तान करते हैं, न पाकिस्तान करते हैं। हम मानव धर्म को मानते हैं। भगवान राम ने दो ही धर्म बताए थे, मानव धर्म और दानव धर्म। जो मनुष्य अच्छे कार्य करेगा वो एक, जैसे कहते हैं, देवता बनेगा, और जो लोग गलत काम करेंगे वो दानव होते हैं। तो जो दानव है वो आपके सामने है, धर्म के पीछे, धर्म की आड़ में छुपकर वो दानव का काम कर रहे हैं। कभी कभी दानव जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है, माता सीता को चुरा ले जाता है, राम मंदिर के आड़ में आकर के कुछ न कुछ उल्टे सीधे काम कर लेता है, लेकिन अंत में सच की जीत होती है, भगवान की जीत होती है, धर्म की जीत होती है, मानव की जीत होती है। मानवता के नाते देश के अंदर लोग कांग्रेस को पसंद करते हैं, हर धर्म के लोग पसंद करते हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि बीजेपी की जो विदाई है अब शुरू हो जाएगी। और यकीन जानिए, पंचायत चुनाव जैसे मैंने पहले भी कहा, वो मानवता के ऊपर होते हैं। मानवता क्या है कि मेरी गली ठीक हुई नहीं, मेरी बस आती है कि नहीं, मेरे बच्चों को स्कूल जाने के लिए है कि नहीं, बिजली समय पर आती है कि नहीं, सफाई व्यवस्था ठीक है कि नहीं, सफाई स्वास्थ्य व्यवस्था है कि नहीं, और सबसे ऊपर कहीं रोजगार की भी व्यवस्था है क्या? आपने रोजगार कितना बुरा हाल देख रखा है मैडम। ना गांव में पढ़ने की व्यवस्था है, वो पढ़ने बेचारा बाहर जाता है तो पढ़ने की व्यवस्था इतनी महंगी। महेंद्र प्रकाश जी, हम ये माने कि इस बार का जो ये पंचायत चुनाव है, ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा राजनीतिक रिहर्सल के तौर पर हम इसे मान सकते हैं? बिल्कुल मैडम, इंडिया गठबंधन के लिए। इंडिया गठबंधन के लिए? इंडिया गठबंधन जी हाँ, इंडी मत बोलिए मैडम प्लीज, मैं आपसे विनती करता हूँ दोबारा, इंडी मत बोलिए प्लीज। नहीं, लेकिन अब तो कई बार तो ये भी देखने को मिला है ना कि महेंद्र प्रकाश जी की गठबंधन के अंदर ही बिखराव वाली स्थिति है, तभी वो इंडिया से फिर इंडिया गठबंधन पर आ गया। मैडम देखिए, मैं एक छोटी सी बात कह दूं, इंडिया गठबंधन पूरे हिंदुस्तान भर का है। साउथ की पार्टियां भी हैं, डीएमके, सब नॉर्थ की पार्टियां भी हैं, तो कोई एक आध पार्टी अगर आगे पीछे हो जाती है, इससे कोई इंडिया गठबंधन टूट जाता है। बीजेपी का जो गठबंधन है, इसे आप फाइनल कमेंट में लेना चाहूंगी। सबसे पहले अविनाश शर्मा जी, फाइनल कमेंट इस पूरे विषय पर कि पंचायत चुनाव को किस तरह से हम देखें, क्योंकि अगर विधानसभा चुनाव वार्षिक परीक्षा है तो फिर पंचायत चुनाव अर्धवार्षिक है। तैयारी उतनी ही होती है, डर उतना ही लगता है, लेकिन फिर जो नतीजे हैं उसका असर वार्षिक परीक्षा पर भी पड़ता है। जी बिल्कुल अपूर्वा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये अर्धवार्षिक परीक्षा ही है। अर्धवार्षिक ही है परीक्षा,
ये कार्य क्या हुआ, चाहे वो शौचालय की व्यवस्था हो, चाहे वो फिर उड़ान हो, चाहे वो वही आ गए यार, आप तो फिर वही आ गए आप। ठीक है नहीं नहीं, आप गलत बोलते हैं। महेंद्र जी फाइनल कमेंट ले रही हूँ, कम से कम अभी यहाँ यहाँ तो बोलने दीजिए। ठीक है, पूरी बात को नहीं सुनने देते ये। तो चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो आयुष्मान की योजना हो, चाहे वो शौचालय की योजना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क की योजना हो, तो उत्तर प्रदेश की जनता एक समझदार जनता है। और ये बात बिल्कुल आपने जो कही है, ये अर्धवार्षिक परीक्षा ही है, और कोई भी बीजेपी भी अपने समर्थित जो लोग हैं उनको टिकट देगी। अपूर्वा जी मेरे को सिर्फ 10 सेकंड वोट दीजिए, आपसे निवेदन है। जी 10 सेकंड में मैं अपनी बात खत्म कर देता हूँ। और अब जो ये बात करते हैं, ये इंडी गठबंधन से कभी इंडिया गठबंधन पे आ जाते हैं और कभी इंडी गठबंधन पे। तो मैं मुद्दे को खैर भटकाना नहीं चाहता, बट पूरा देश पूरा देश 2 दिन से देख रहा है कि लॉ कॉलेज कोलकाता में क्या हुआ। मैं बस इसके बारे में और ज्यादा कुछ बात नहीं करूँ। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए माफी के साथ रोकना चाहूंगी सर, वक्त इतनी इजाजत दे रहा है इस चर्चा के लिए। अतुल गहलोत जी, अतुल यादव जी, महेंद्र प्रकाश जी और डॉक्टर अविनाश शर्मा, इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि हम कह रहे थे कि 2027 का विधानसभा चुनाव अगर वार्षिक परीक्षा है तो 2026 का ये पंचायत चुनाव अर्धवार्षिक है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी अलग अलग लड़ रही है। क्या इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि वोटों का बिखराव भी होगा और उसका सीधा फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलता हुआ नजर आएगा। हालांकि बसपा जो कभी जातिगत समीकरण पे लंबा खेलती थी, वो इस वक्त फिलहाल नजर नहीं आ रही है। क्या बिल्कुल फाइनल टर्म के दौरान नजर आएगी बसपा और तब कोई बड़ा खेल खेलेगी, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन 2026 के पंचायत चुनाव में सपा, कांग्रेस और बीजेपी किस तरह से जनता के बीच में जाएंगी और अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश करेंगी, ये तमाम चीजें शुरू हो चुकी हैं, परिसीमन तक शुरू हो चुका है। तो फिलहाल आज की इस चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।